Hello students, once again welcome back to the MK Jain classes and here I am your biology educator Poonam Dhiman and बच्चा लोग we were studying about the replication। तो बेटा आज हमारा टॉपिक ही है सारा का सारा रेप्लिकेशन को हम लोग नहीं ख़त्म नहीं करेंगे, मैं ये नहीं बोलूँगी। तो रेप्लिकेशन इज़ अ बिग प्रोसेस, वेरी एनर्जेटिक प्रोसेस है ना, बड़ा एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, तो उसको हम एक गो में ख़त्म नहीं कर सकते। तो रेप्लिकेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने कल कर लिया था, क्या दैट रेप्लिकेशन इज़ सेमी कॉन्जर्वेटिव इन नेचर। तो अब हमें पढ़ना है एक्चुअल में रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता कैसे है। तो ये जो प्रोसेस बेटा होता है ना, अब अगर हमारी एनसीईआरटी को गो थ्रू करें तो आई थिंक 1 या 1.5 पेज के अंदर उन्होंने रेप्लिकेशन को ख़त्म कर दिया है। तो अगर एनसीईआरटी को रीड करेंगे तो हमारे सर के ऊपर से जाने वाला, हमें रेप्लिकेशन कभी समझ नहीं आएगा। तो रेप्लिकेशन क्योंकि एक बड़ा और इलेबोरेट प्रोसेस है तो हम भी इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में बेटा हम लोग कोशिश करेंगे कि रेप्लिकेशन के लिए जो भी टूल्स, जो भी मशीनरी, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको इन हैंड रेडी कर लें। फिर कल के लेक्चर में नेक्स्ट में हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके डीएनए का रेप्लिकेशन करवा लें। क्योंकि एक गो में, एक लेक्चर में अगर मैं करवाऊंगी तो वो जस्ट एक सुपरफिशियल लेक्चर होगा कि हाँ हाँ ऐसे 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 दैट्स इट, वो रिवीजन लेक्चर होगा। तो अगर डिटेल में हमें पढ़ना है तो हम इसको थोड़ा टाइम दे के अच्छे से इलेबोरेट करके, ताकि ईच एंड एवरी पॉइंट हमें समझ आ जाए और आप भी वन गो में एकदम से सारे प्रोसेस को पढ़ोगे जैसे चक्कर आ जाएगा जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं इस प्रोसेस को। तो बेटा आराम से टाइम लेके मज़े से इसको समझेंगे, लेकिन प्रॉमिस मी कि समझेंगे। और सारा समझने के बाद देन यू विल गो थ्रू दी एनसीईआरटी बुक, you will understand each and every word and sentence of the NCERT, otherwise overhead transmission कुछ नहीं समझ आएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मीन्स द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले इसका एक डेफिनेशन लिख लिया जाए। व्हाट इज रेप्लिकेशन? क्या होती है बेटा रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन इज द, व्हाट इज रेप्लिकेशन? Replication is a unique process of synthesizing new DNA from pre-existing one। सिंपली तो रेप्लिकेशन क्या है? अपनी कार्बन कॉपीज बनाना। रेप्लिकेशन सिंपली लेमैन में अगर मैं बात करूं, टू प्रोड्यूस कार्बन, कार्बन नहीं लिखेंगे हम, क्या लिख, टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। लेमन लैंग्वेज में रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है? अपने आप की आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस करना इज रेप्लिकेशन। तो हम क्या कर रहे हैं? डीएनए से डीएनए बना रहे हैं, तो डीएनए की ही कॉपीज बनाई जा रही हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। ठीक है बेटा। और रेप्लिकेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, क्या नेचर है रेप्लिकेशन का? रेप्लिकेशन इज सेमी कॉन्जर्वेटिव। सेमी कॉन्जर्वेटिव मोड है रेप्लिकेशन का। क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड? वो मैंने आपको समझा दिया था। चलो एक बार थोड़ा सा उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। बेटा देखिए, सपोज कीजिए ये है हमारे पास पेरेंट डीएनए, अरे ये है बेटा हमारे पास पेरेंट डीएनए, और पेरेंट डीएनए में हमारे पास बीच में क्या प्रेजेंट है? वी हैव दी नाइट्रोजन बेसिस। ऐसे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये हमारे पास डीएनए की डबल हेलिक्स और बीच में क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन बेसिस। तो जब भी नया डीएनए बनना है वो किससे बनेगा? फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग वन। कैसे बनेगा? ये जो एक्चुअल डीएनए था जिसे हम बोलते हैं पेरेंट डीएनए, ये पेरेंट डीएनए की स्ट्रैंड्स ओपन अप होंगी। मैंने कल लिखवाया था कि जो पेरेंटल डीएनए है उसकी जो स्ट्रैंड्स हैं दीज विल गेट सेपरेटेड, और जो ये सेपरेटेड स्ट्रैंड्स हैं दीज विल एक्ट एज दी टेम्पलेट। तो क्या बोलेंगे हम इनको? दीज स्ट्रैंड्स आर नोन एज दी टेम्पलेट स्ट्रैंड। कैसा नेचर है इनका? बेटा ये है पेरेंटल, ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, दोनों की दोनों टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगी। अब इनके ऊपर बनेंगी क्या? डॉटर स्ट्रैंड्स। और डॉटर स्ट्रैंड्स कैसे बनेंगी? इनके पास क्या प्रेजेंट है बेटा? बेस पेयर्स। कौन से बेस पेयर्स प्रेजेंट है?
ये देखो यहाँ पे बेस पेयर है, सपोज कीजिए ए, यहाँ पे है टी, सी, जी। इस तरह से जब हम डीएनए की स्ट्रैंड्स को बेटा ओपन अप करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे, वी विल फाइंड नाइट्रोजिनस बेसिस। सपोज यहाँ पे अगर मेरे पास ए था तो यहाँ पे क्या होगा, टी, यहाँ पे टी था, सी था, जी था, सी, टी, ए, टी। सपोज कीजिए ये कॉम्प्लीमेंट था, इधर क्या होगा, ए के सामने टी, टी के सामने क्या होगा बेटा ए, सी के सामने जी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, टी के सामने ए के सामने टी और टी के सामने ए। ये ऐसे क्या पड़ी हुई थी, कॉइल्ड अप थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन स्ट्रैंड्स को ओपन अप कर लिया, खोल लिया। खोलेंगे कैसे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन, अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। अभी सारा लिखवाऊंगी, अभी आप सुन लीजिए थोड़ा सा। उसमें क्या होगा, जितने भी इन नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वो ब्रेक कर दिए गए। कैसे होती है डीनेचुरेशन, हाई टेम्परेचर दे दो। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, वीक बॉन्ड्स ही तो होते हैं, थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करो और क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए और दो स्ट्रैंड्स क्या हो गई, सेपरेट हो गई। अब क्या होगा, ये क्या हो गई, टेम्पलेट स्ट्रैंड। हमारे पास क्या है, एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेसिस हैं और हमें पता है डीएनए में क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। किसने बताई थी, चारगफ्स ने। तो यहाँ पे क्या सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएंगी, न्यू स्ट्रैंड्स। कहाँ से, उनके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, कैसा डीएनए बनाना है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड के पास इंफॉर्मेशन है। तो ठीक है, चलिए नया हम स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देते हैं। इसके ऊपर स्ट्रैंड बनेगी ऐसे और इसके ऊपर स्ट्रैंड बनेगी यहाँ ऐसे। क्या क्या बेस पेयर कैसे बनी, ये टी है तो इसके सामने ए, सी के सामने क्या लग जाएगा बेटा जी, जी के सामने लगेगा सी, सी के सामने जी, टी के साथ पेयरिंग होगी ए के साथ टी और टी के साथ ए। तो ये एक स्ट्रैंड बन गई। क्या बॉन्ड्स होंगे टी और ए में, डबल बॉन्ड, सी और जी में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये एक स्ट्रैंड बन गई। इधर ये सिमिलर बन जाएगी, ए के सामने टी, सी के सामने जी, जी, सी, टी, ए एंड टी। बॉन्ड्स क्या आएंगे, टी और ए डबल, ट्रिपल, 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 डबल, डबल, डबल। तो ये ग्रीन कलर्स की क्या बन गई, ये सारा का सारा ये एक नई डॉटर स्ट्रैंड बन गई। तो अब ये वाला जो डीएनए बना है ये, क्योंकि डीएनए क्या होता है, डबल हेलिकल, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, न्यूली सिंथेसाइज डीएनए। ये भी क्या बन गया, न्यूली सिंथेसाइज डीएनए। लेकिन इसके पास क्या है, 50% डॉटर डीएनए है और 50% क्या है, पेरेंटल डीएनए। तो ये जो नया डीएनए की स्ट्रैंड बनी है, कहाँ बनी है, पुराने वाली स्ट्रैंड के ऊपर ही तो बनी है। इसी मोड को तो हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, कि जो पेरेंट्स का कैरेक्टर है दैट इज 50% कंजर्व्ड। सेमी मीन्स हाफ। तो पूरा का पूरा डीएनए कंजर्व नहीं हुआ। हर एक जो डॉटर डीएनए बना है उसके पास क्या है, एक चेन पेरेंट की है, एक नई बनी है, मतलब 50% पेरेंटल कैरेक्टर यहाँ पे कंजर्व्ड है। तो ये जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनी है इसका नेम क्या होगा, डॉटर स्ट्रैंड, या इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। क्योंकि इस पेरेंटल स्ट्रैंड के क्या थी, ये कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री आप जानते हो, अब मैं बार बार इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे बेटा, ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं, ये दो स्ट्रैंड्स क्या हैं, दीज आर नोन एज दी डॉटर स्ट्रैंड्स, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज दी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। तो बेसिक सा आपको एक ओवरव्यू तो मिल गया ना, डीएनए कैसे बनने वाला है। जो एग्जिस्टिंग डीएनए है उसकी जो दो स्ट्रैंड ट्विस्ट हुई पड़ी हैं, वो दो, पहले तो वो डीएनए की ट्विस्टिंग खुलेगी, डीएनए सीधा होगा, फिर उसकी दो जो स्ट्रैंड्स हैं उनको हम सेपरेट कर देंगे, उनके बेसिस एक्सपोज हो जाएंगे और उन बेसिस के सामने आके बेसिस नहीं, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे के सारे बेसिस न्यूक्लियोटाइड के एक्सपोज हो जाएंगे और इनके सामने आके नई कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाएंगी, जिससे क्या बन जाएगा, नया डीएनए का स्ट्रैंड। और इसको सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोलते हैं, मैंने यहाँ पे अगेन आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो बेटा ये है हमारी डीएनए की रेप्लिकेशन। अब हम चलते हैं टाइम एंड साइट ऑफ अकरेंस, किस वक्त होती है डीएनए रेप्लिकेशन का, टाइम क्या होता है, टाइम किस वक्त होती है, इट अकर्स ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। अभी सेल साइकिल आपको पढ़ाया जाएगा, अगला चैप्टर अभी आ रहा है। तो ये अगर हमारे पास, वैसे आप छोटी क्लासेस में 9th में आप पढ़ के आए हो सेल डिवीजन के बारे में, तो सेल साइकिल में क्या होता है बेटा, एक होता है इंटरफेज और उसके बाद होता है डिवीजन फेज। तो इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज, ऐसे
एक फेज होता है बेटा G1, एक होता है S, एक होता है G2, और उसके बाद सारा का सारा क्या होता है हमारे पास M फेज। फिर क्या बच गया हमारे पास M फेज। तो ये जो G1 और S, ये जो S फेज है ना बेटा, S फेज को हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज। इस सिंथेटिक फेज के दौरान होती है क्या, डीएनए की रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन अगर कभी भी पूछा जाए कब होती है किसी भी सेल में, वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, कब होगी, ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। एस फेज क्या होता है, इट इज द सिंथेटिक फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। उसके बाद है बेटा साइट ऑफ अकरेंस। टाइम तो मैंने बता दिया है, टाइम के बाद आ गई हमारे पास साइट। अब साइट क्या है, साइट बेटा अलग अलग है इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में बेटा कहाँ पे होगी डीएनए रेप्लिकेशन, इन दी साइटोप्लाज्म। क्या वहां पे कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, नो। प्रोकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इसलिए तो वो प्रोकैरियोट है। इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस देयर इज प्रेजेंट अ न्यूक्लियोइड, एक स्पेस है जिसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, वहां पे डीएनए प्रेजेंट होता है। तो वो सारा कहाँ पे पड़ा हुआ है, इनसाइड दी साइटोप्लाज्म। तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में। व्हाट विल बी द साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट, इट विल बी साइटोप्लाज्म। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होगी, इनसाइड द न्यूक्लियस। क्योंकि डीएनए कहाँ पड़ा हुआ है यूकैरियोट में, इनसाइड अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो डीएनए कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर, तो उसकी रेप्लिकेशन भी तो वहीं पे होने वाली है, न्यूक्लियस के अंदर। अब एक चीज और यहाँ पे, द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द रेप्लिकेशन, कि मैम रेप्लिकेशन तो आपने बता दी, अब रेप्लिकेशन क्या, इतना बड़ा सपोज कीजिए बैक्टीरिया का डीएनए है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अब उस डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन कहाँ स्टार्ट होगी, कहीं से भी दिल कर जाएगा डीएनए का कि चलो मैं यहाँ से डबल होना शुरू हो जाता हूँ, ऐसा होता है क्या, नहीं। डीएनए ऐसे नहीं है कि रैंडमली कहीं से भी रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाएगा। डीएनए बेटा रेप्लिकेट होता है एट फिक्स्ड या स्पेसिफिक साइट, उन साइट्स को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो स्टार्ट पॉइंट क्या होता है, ऐसे लिख देती हूँ मैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को हम और क्या बोलते हैं बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज दी ओरीसी या ओराई, बस ORI, ओराई भी बोलते हैं इसको, ओरीसी लगाना है तो मर्जी आपकी। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, साइट या पॉइंट where DNA replication begins। वो पॉइंट डीएनए पे या वो साइट डीएनए की, वो जगह डीएनए की, वो प्लेस जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा, वो होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हमें कैसे पता चलेगा बेटा, वहाँ पे ना कुछ एक पर्टिकुलर, क्योंकि देखो डीएनए रेप्लिकेशन है क्या, हमें क्या करना है, एक एक डीएनए क्या है, इट इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड की चेन है। तो अगर हमें एक न्यूक्लियोटाइड की चेन बनानी है, कैसे बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाना मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना मतलब डीएनए बन जाएगा। उसमें हमें क्या करना है, वन बाय वन एक एक न्यूक्लियोटाइड लाते जाना और उसको अटैच करते चले जाना है। अब ये जो अटैचमेंट है ये क्या है, पॉलीमराइजेशन हो रही है ना, मोनोमर को जोड़ के हम पॉलीमर्स बना रहे हैं, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो। तो ये जो पॉलीमराइजेशन है इसको कौन करवाता है, किसकी पॉलीमराइजेशन हो रही है, डीएनए की। तो कौन सा एंजाइम लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज। अब बेटा एक चीज़ और आप समझनी है ना, 12th में आ चुके हो, ये चीज़ें आपको सारी पता होंगी 11th की फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद, कि जो भी प्रोसेस चल रहा है उसके पीछे ASC लगा दो, एंजाइम का नेम हो जाएगा। तो डीएनए की पॉलीमराइजेशन हो रही है तो एंजाइम कौन सा लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे लगेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को कैसे पता चलेगा मुझे कहाँ पे अटैच होना है, कहाँ पे जाके मुझे रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है। तो ये जो ओरीसी होता है ना बेटा, ये एक स्पेसिफिक बेस पेयर का सीक्वेंस होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज इसको पहचानता है, वो ऐसे घूम रहा होता है, डीएनए पॉलीमरेज पूरी डीएनए की चेन पे ऐसे ऐसे घूम रहा होता है और देख लेता है, अरे ये रहा ओरीसी, यहाँ पे या वहाँ पे चिपक जाता है, और जहाँ पे वो चिपक जाता है वहाँ पे पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देता है। पॉलीमराइजेशन मीन्स डीएनए की रेप्लिकेशन वहाँ स्टार्ट हो जाएगी। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फ्रॉम वेयर, पॉइंट फ्रॉम वेयर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स या बिगिंस। अब बेटा यहाँ पे भी थोड़ा सा झोल है, कैसे, इन प्रोकैरियोट्स
और अगर मैं इधर लिखूं यूकैरियोट्स, ये बेटा बहुत छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डीएनए रेप्लिकेशन के मेन प्रोसेस तक पहुंचने की, कुछ छोटी छोटी और कहते हैं ना बेसिक चीज़ें, ये स्किप नहीं करनी, इनमें से कहीं से भी कुछ भी छोटा सा क्वेश्चन आपको निकल के आ जाता है। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, देयर इज ओनली अ सिंगल ओरी, ओनली सिंगल ओरी इज प्रेजेंट, सिर्फ एक ही ओआरआई पॉइंट होता है यूकैरियोट्स के अंदर, क्योंकि छोटा डीएनए, एक ही तो डीएनए है, वही ऐसे ऐसे लूप्स की फॉर्म में वाउंड हुआ पड़ा है, तो एक ही डीएनए को तो रेप्लिकेट करना है, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है यूकैरियोट्स में, हमें देखो बेटा हमारा नंबर क्या है 2n = 46, वी है 46 क्रोमोसोम, तो हमारे पास 46 डीएनएज हैं लंबे लंबे, और वो भी बहुत बड़ा डीएनए हमारा, तो इतने बड़े डीएनए को, और वो भी 46 हैं इन नंबर जो हमारे क्रोमोसोम हैं, उसको रेप्लिकेट अगर हम ऐसे एक और ही से कराने लग गए ना कि पहले एक ओरिजिन उसको करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा, तो भैया सदियों लग जाएंगी हमारी एक सेल ही एक से दो सेल बनने में। तो वहाँ पे क्या होता है यूकैरियोट्स के अंदर, क्योंकि बड़ा डीएनए है, डीएनए का अमाउंट ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, देयर आर मल्टीपल या मैनी, देयर आर मल्टीपल ORI sites आर प्रेजेंट। क्यों, ताकि साइमल्टेनियसली किसी में किधर, किसी में किधर, किसी में किधर, अलग अलग जगह से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, तो मैनी पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो बहुत सारे पॉइंट पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और पूरा का पूरा डीएनए साइमल्टेनियसली जो है रेप्लिकेट हो जाएगा। गॉट इट। इसीलिए यहाँ पे यूकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं बेटा, मल्टीपल ORI साइट होती हैं, यहाँ पे सिर्फ सिंगल ORI साइट होती है। अब एक चीज़ और समझनी है हमें, यहाँ पे हमें जो भी डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना है ना बेटा, हम पढ़ेंगे इन कॉन्टेक्स्ट टू दी प्रोकैरियोट्स। जो भी आपके कोर्स में डीएनए रेप्लिकेशन है वो हम किस में पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, वो हम लोगों ने ही कभी मास्टर्स में जाके पढ़ी थी, तो आपको वो इतनी डिटेल में नहीं है 12th में। यूकैरियोट्स में हमें नहीं पढ़नी है, हमें प्रोकैरियोट्स में पढ़नी है। और प्रोकैरियोट में अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन कितने टाइम में खत्म हो जाती है, देखो हमने कल एक्सपेरिमेंट पढ़ा था मिजल्सन एंड स्टॉल का, जो क्या मैं बता रहा था, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो मिजल्सन एंड स्टॉल क्या कर रहे थे, जब एक अमोनियम क्लोराइड कंटेनिंग कल्चर मीडिया पे ई कोलाई को ग्रो करवा रहे थे, कल्चरिंग करवा रहे थे या मल्टीप्लाई करवा रहे थे, तो कितना टाइम दे रहे थे, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स क्या होता है, जनरेशन टाइम। जितने भी ई कोलाई बैक्टीरिया हैं वो क्या हो जाएगा, उनका नंबर डबल अप हो जाएगा। तो अगर मैं ई कोलाई बैक्टीरिया की बेटा यहाँ पे बात करूँ, ई कोलाई बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा प्रायर नॉलेज आपके पास, आप बताओ कितने नंबर ऑफ बेस पेयर ई कोलाई के अंदर होते हैं। मैंने करवाया था इसी चैप्टर के सेकंड या थर्ड लेक्चर के अंदर, हमें लिखवाए थे ई कोलाई बैक्टीरिया में कितने बेसिस होते हैं, 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं इन दी डीएनए ऑफ द ई कोलाई। तो अप्रोक्सीमेटली इससे हम इसकी लेंथ निकाल लेते, 1.36 mm हमारे पास आ गई थी। तो इतने बेस पेयर्स को हमें क्या करवाना है, रेप्लिकेट करवाना। और आपको पता है ये बेस पेयर कितनी देर में रेप्लिकेट हो जाते हैं। इन बेस पेयर का जो रेप्लिकेशन टाइम है, रेप्लिकेशन टाइम है वो पता है कितना होता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, इट इज 18 मिनट्स। पुराने वाली में इट वॉज 38 मिनट, दैट वॉज करेक्ट। 18 वाला मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हमारी लेटेस्ट बुक में 18 मिनट्स है, तो बेटा वी विल गो विद दी 18 मिनट्स। आंखें बंद करके, कितना रेप्लिकेशन टाइम है प्रोकैरियोट्स में, 18 मिनट्स, 18 मिनट्स एंड 18 मिनट्स। तो बेटा किसी के पास 38 भी है ना, तो प्लीज़ मेक अ करेक्शन इन दैट, क्योंकि वो पुरानी बुक्स में था और वो करेक्ट भी है। लेकिन हमें तो अगर एग्जाम में आ गया, पहली बात तो ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ें ना, क्योंकि ये एनसीईआरटी का एक टाइपोलॉजिकल एरर कह लो या एनसीईआरटी की मिस्टेक बोलो, इस पर क्वेश्चन आएगा नहीं जल्दी से। अगर आ भी गया तो हमें तो अपनी एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है। अगर किसी ने वो क्वेश्चन गलत कर भी दिया ना, वी कैन गो टू द कोर्ट फॉर दी मार्क्स। तो रेप्लिकेशन टाइम कितना होगा बेटा, इतने बेस पेयर का 18 मिनट्स। और सिर्फ रेप्लिकेशन ही तो हुआ है डीएनए का, उसके बाद सेल को साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी तो होगी ना, सेल सेपरेट भी होंगे। तो सेल को डिवाइड होने के लिए डीएनए रेप्लिकेट हुआ, उसके बाद सेल्स भी क्या हुए, उनका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हो गया। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में सिर्फ लगते हैं 2 मिनट। तो टोटल मतलब एक ई कोलाई बैक्टीरिया की अगर एक से दूसरी जनरेशन बनानी है तो हमें सिर्फ कितना टाइम लगा, इस टोटल को हम क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम। कितना जनरेशन टाइम लगा, ओनली 20 मिनट्स।
तो समझ में आया जो कल हम मिजल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें वो एवरी 20 मिनट्स के बाद ही सैंपल क्यों ले रहे थे? क्योंकि हर 20 मिनट में जो भी बैक्टीरियल कॉलोनी थी वो अपने आप को डबल अप कर लेती थी पूरी की पूरी। फिर अगला जो सैंपल लिया, पहला सैंपल लिया 20 मिनट के बाद, दूसरा लिया 40 मिनट के बाद। क्यों? 20 निकल गए, अगले 20 में फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर अगले 20 में फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये जनरेशन टाइम तो 20 मिनट्स। ये डाटा क्योंकि हमारी एनसीईआरटी के अंदर कहीं ना कहीं है, तो बेटा हम इसको ध्यान में रखेंगे। और अगर प्रोकैरियोट की बात की, चलो थोड़ी सी यूकैरियोट्स की भी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में बेटा अगर हम देखें ना, यूकैरियोट्स के अंदर अगर हम सिंपल जनरल, अगर हम मैमेलियन सेल का ही डाटा है हमारे पास, तो मैमेलियन सेल की अगर मैं बात करूँ ना, मैमेलियन एक सिंपल मैमेलियन सेल जब अपने आप को रेप्लिकेट कर, उस सेल का अगर डीएनए रेप्लिकेट करता है तो वो कितने टाइम में करता है? डीएनए रेप्लिकेशन। वैसे एक चीज़ लिखवा रही थी पहले, मैमेलियन सेल जो है, मैमेलियन सेल का जो डिवीजन होता है वो कितने टाइम में होता है? वो डिवाइड करती है इन 24 आवर्स। हमारी जो नई सेल है एवरी 24 आवर बनती रहती हैं। तो नई सेल बनी है, नई सेल बनने के लिए क्या होगा? उसकी न्यूक्लियस ने अपनी कॉपी बनाई होगी अपने डीएनए की, तो वो कॉपी ही बनने में पता है 24 घंटे में से डीएनए रेप्लिकेशन वाली अकेली इसी प्रोसेस को कितना टाइम लग गया? 10 to 12 आवर्स। तो 10 से 12 घंटे तो सिर्फ रेप्लिकेशन चली है, एस फेज चला है। उसके बाद फिर कहीं जाके G2 आया है, फिर जाके क्या आया है? हमारा डिवीजन का फेज आया है, एम फेज, द डिवाइडिंग फेज। तो पूरा 24 घंटे थे, 24 में से 10 से 12 घंटे तो सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर कंज्यूम हो गए। और ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ना बेटा, ये कैसे होती है? ये नहीं कि पूरा डीएनए पकड़ा और एक ही बारी में घुमा के और कर दिया, चलो भाई लो रेप्लिकेशन हो गई। अब ये जो रेप्लिकेशन है ना, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा इट इज़ अ हाई एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस। बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें लगती है, बहुत ज़्यादा। जैसे आप कोई नया घर ले रहे हो, कोई नई गाड़ी ले रहे हो, तो ऐसे तो नहीं ले सकते, जेबें गर्म होनी चाहिए। घर आपको लेना है, सपोज करो आप ले रहे हो 50-60 लाख का, 1 करोड़, जो जहाँ जिस एरिया में रहता, अपनी वैल्यू हमें पता ही है कितनी हमारे आसपास होगी, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, 1 करोड़ का, कि 30 लाख का, कि 60 लाख का, 50 लाख का। तो उतना हमारी जेब में आसपास होना भी तो चाहिए ना। तो बड़े खर्चे हैं, तो बड़े खर्चे यूजुअली हम कैसे करते हैं? हम लोन लेते हैं ना, कोई भी हमें और बड़ी चीज़ खरीदनी, अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, अभी तो हम एक गो में देते नहीं है इतना, तो हम क्या करते हैं? लोन ले लेते हैं कि छोटी छोटी किस्त में हम उसको चुकाते रहेंगे। तो एकदम से इतना बड़ा एक्सपेंडिचर हमारे ऊपर नहीं आता। सिमिलर विद दी एनर्जी, अगर डीएनए एक ही बारी में, एक ही गो में रेप्लिकेट हो जाएगा ना सेल के अंदर, एनर्जी क्राइसिस मच जाएगा बेटा। एनर्जी क्राइसिस से सेल कैसे निपटेगी? और वैसे भी एकदम एब्रप्टली जितनी एनर्जी डीएनए रेप्लिकेशन में चाहिए ना, उतनी एनर्जी सेल एक बारी में प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो जितनी धीरे धीरे सेल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, उतनी उतनी एनर्जी को यूज़ करके डीएनए का छोटा छोटा हिस्सा रेप्लिकेट होता रहता है। तो कभी भी ये मत लिखना, कहीं पे भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो कभी मत लिखना कि 1 गो में डीएनए एकदम से लो धूम और हो गया रेप्लिकेट। ऐसे नहीं होता है। तभी तो इतने घंटे लग गए। जितनी जितनी एनर्जी प्रेजेंट है, उतना हिस्सा उसका जो है उस एनर्जी के कोरेस्पॉन्डिंग रेप्लिकेट होता चला गया। चलिए जी, ये तो था बेटा टाइम अकरेंस और थोड़े बहुत इधर उधर के पॉइंट जो रिक्वायर्ड है। अब आ जाइए मशीनरी एंड दी एंजाइम्स पे। अब क्या मशीनरी है हमारे पास? मशीनरी में बेटा सबसे पहले हमारे पास आता है एक तो डीएनए इटसेल्फ, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था? हम नया डीएनए बनाएंगे बट यूजिंग दी ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग वन। तो सबसे बड़ा जो प्री रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट का मतलब समझ रहे हो ना, क्या चीज़ हमें इन हैंड होनी चाहिए रेप्लिकेशन करवाने के लिए, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, उसी को हम बोल रहे हैं मशीनरी एंड दी एंजाइम्स। इसका मतलब लेमन लैंग्वेज में मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। ये मशीनरी और एंजाइम क्या है? दीज आर आर रिक्वायरमेंट्स। और रिक्वायरमेंट में सबसे पहला नेम किसका आता है बेटा? डीएनए। पहले की डीएनए होना चाहिए, उस डीएनए का कोड पढ़ के ही हम उस पर नई स्ट्रैंड्स बनाएंगे। अब अगर ये देखिए जो मैंने फर्स्ट में आपको बताया है, ये नई डॉटर स्ट्रैंड बनी है, किसके ऊपर बनी है? इस पुराने डीएनए। अगर ये पुराना डीएनए नहीं होता, ये कहाँ से बनती? इनको कैसे पता था क्या बनाना है? क्या सीक्वेंस होना चाहिए, किस सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होंगी? तो पहले तो हमारे पास सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट क्या है कि हमारे हाथ में क्या होना चाहिए? डीएनए होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या यूज़ होती है बेटा? लोट ऑफ एंजाइम्स। मशीनरी में सबसे बड़ा नेम यहाँ पे किसका आता है बेटा? एंजाइम्स का। और एंजाइम्स में सबसे पहले एंजाइम क्या आएंगे? एंजाइम बहुत सारे तरीके के हैं, अभी आप धीरे धीरे वन बाय वन सुनते चले जाना। एंजाइम में बेटा सबसे पहले हमारे पास एंजाइम आते हैं वो, क्योंकि डीएनए
रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए। मैं इसको एक बार और यहाँ पे भी लिख देती हूँ। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का एक और ऑल्टरनेटिव मीनिंग है, हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? इट इज़ दी पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देखो हमने बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरी ऐड की, थर्ड ऐड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, न्यूक्लियोटाइड आपस में हम ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। कैसे ज्वाइन होती हैं? बाय द मीन्स ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जब मैंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपको पढ़ाया था वहाँ पढ़वा दिया था। एडजेसेंट दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है जो इनको जोड़ता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये पूरा का पूरा ये क्या थी? मोनोमर्स। तीन मोनोमर को जुड़ने से क्या बन गया? एक पॉलीमर बन गया। तो पॉलीमर का मतलब क्या है? ये सारा का सारा क्या बन गया? एक पॉलीन्यूक्लियो, क्योंकि ये इंडिविजुअल है न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारी जुड़ी हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये क्या बन गया? पॉलीमर। पॉलीमर बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ क्या हो रही है? ये डीएनए। तो प्रोसेस क्या हो रहा है एक्चुअल में? डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है ना। कैसे हो रहा है? किस चीज़ से बन रहा है डीएनए? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हुए चली जा रही है इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। वो सीक्वेंस कहाँ से पता चल रहा है? जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, जो टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रही है, उसको देख देख के नई न्यूक्लियोटाइड उसके सामने ऐड ऑन होती चली जा रही हैं। तो प्रोसेस का नेम क्या हुआ? पॉलीमराइजेशन। तो एंजाइम कौन सा लगेगा? पॉलीमरेज। किसकी पॉलीमराइजेशन हो रही है? डीएनए की। तो एंजाइम का नेम क्या हुआ? डीएनए पॉलीमरेज। तो बेटा एक तो सबसे मेन एंजाइम तो इस प्रोसेस में होता है डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन वो डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन कब करवाएगा? वो तब करवाएगा ना अगर ये डीएनए की हेलिक्स को पहले हमने खोल के परोस के रखा उसके सामने। अब डीएनए की डबल स्ट्रैंड को खोलना इतना इजी नहीं है, उसके लिए क्या लगते हैं? लॉट ऑफ एंजाइम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हेलिक्स ओपनिंग या हेलिक्स अनकोइलिंग एंजाइम्स। तो पहली कैटेगरी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है? हेलिक्स अनवाइंडिंग एंजाइम्स। और ये जो हेलिक्स अनवाइंडिंग एंजाइम्स है ना बेटा, ये हमारे पास होते, ये है 2 का, इसको आप लिख लीजिए ए। इसमें हमारे पास 3 तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले तो वो एंजाइम्स बेटे जो हेलिक्स को, अब डीएनए ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में पड़ा हुआ, तो पहले तो ट्विस्ट खोलना है उसका, ऐसे उल्टा उसको घुमाना, ट्विस्ट खुल गया, वो ऐसे है ना, इस तरह से ट्विस्टेड है हमारे पास डीएनए, ऐसे है। इसको हमने इसकी बजाय हमें कैसे बनाना है? ऐसे बनाना है। तो ये जो इसका ट्विस्ट है, इस ट्विस्ट को हमने क्या कर दिया? ओपन अप कर दिया, खुल गया। तो ये खुलने का काम कौन करवाता है? इसको हम क्या बोलते हैं? हेलिकेजेस। डीएनए हेलिक्स को खोलना है तो सबसे पहले एंजाइम कौन आ जाएंगे हमारे पास? हेलिकेजेस। या इन्हीं को हम और क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज द अनवाइंडेजेस। क्या काम है इनका बेटा? क्या करते हैं ये एंजाइम? opens up the DNA double helix। तो डीएनए डबल हेलिक्स को इन्होंने खोल दिया। अब ये हेलिक्स कैसी हो गई बेटा? देखो अब ये हेलिक्स हो जाएगी, ये लीजिए, ये हेलिक्स ऐसे खुल गई, खुल गई, ये इस तरह से पैरेलल हो गई। ये देखो इसके बेस पेयर्स क्या हो गए? एक्सपोज्ड हो गए। उससे पहले वो कैसी थी? कोइल्ड पड़ी हुई थी, बाइंडेड पड़ी हुई थी, खोल दिया। ये काम किसका था? देखो इन स्टेप्स को पढ़ो, क्योंकि पहला ही स्टेप रेप्लिकेशन में यही आने वाला है, तो इस स्टेप को यहीं पे कवर अप कर लो। तो हेलिकेजेस या अनवाइंडेजेस क्या करेंगे? ओपन अप द डीएनए स्ट्रैंड। कैसे करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ देंगे, उसके लिए हमें थोड़ा टेम्परेचर भी देना पड़ता है। हेलिकेजेस के बाद सेकेंड कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स आ जाएंगे बेटा एसएसबीपीज, मीन्स single strand binding proteins, या इनको हम क्या बोलते हैं? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग एसएसबीपीज। इनका काम क्या है? अभी देखो इनके नेम से आपको समझ आ गया होगा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो अलग अलग ये जो सिंगल स्ट्रैंड हमारे पास ओपन अप हुई है ना बेटा, इन स्ट्रैंड, अब इनमें क्या टेंडेंसी रहती है? जैसे एक रस्सी होती है, कोई भी चीज़ टाइटली अगर ट्विस्टेड है, आपने उसका ट्विस्ट खोल दिया, उसको अनकोयल कर दिया, उसको छोड़ दिया, वो दोबारा से ऐसे ट्विस्ट होने की कोशिश करती है ना, उसके अंदर टेंडेंसी होती है ना दोबारा रिकोयल होने की। जैसे स्प्रिंग है, ऐसे खींचोगे, ड्यू टू क्या बोलते हैं उसको? रिस्टोरिंग फोर्स, वो दोबारा भागता है ना अपनी वही ओरिजिनल शेप एंड साइज
लेने के लिए। तो ऐसे ही अगर डीएनए की दो स्ट्रैंड आपस में ट्विस्टेड थी, अगर मैंने उनको खोल दिया, खोल के बस ऐसे ही छोड़ दूंगी तो क्या हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद वो दोबारा से रिकॉयल हो जाएंगी, दोबारा से ट्विस्ट हो जाएंगी एक दूसरे के ऊपर। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए स्ट्रैंड तो खोल दी अनवाइंडेजीज ने या हेलिकेजीज ने। फिर यहाँ पे क्या लग जाते हैं, यहाँ पे लग जाते हैं बेटा छोटे छोटे प्रोटीन्स, और उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल सिंगल स्ट्रैंड हो गई ना, अभी डबल स्ट्रैंड नहीं है, सिंगल सिंगल खोल दी। तो यहाँ पे कौन से प्रोटीन लगेंगे, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या काम होता है, ये स्टेबलाइज कर देंगी डीएनए की सिंगल स्ट्रैंड्स को, स्टेबलाइजेज दी single strands of DNA and prevent recoiling। क्या करती हैं, देखो ये ध्यान से सुनना, स्टेबलाइज कर देती हैं सिंगल स्ट्रैंड्स को ताकि वो दोबारा से रिकॉइल ना हो। समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, हमने जब इसको ऐसे पकड़ के दो स्ट्रैंड्स को ऐसे खींचा, हमने जिप किया, इसको खोला था, तो आप एक्सपीरियंस देखो, ये एक्सपीरियंस है हमारे डेली लाइफ के। अगर किसी भी ऐसे गुथी हुई, जैसे वो मोली हम हाथ पे बांधते हैं, कई बार हम उसको भी ऐसे खोलने की कोशिश करते हैं ना, तो नीचे के 2-3 थ्रेड तो आ गए हाथ में, ऊपर से वो और ज़्यादा टाइट होती चली जाती है। तो जब हम इसको यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे टाइट हो जाएगी ना, ऊपर की तरफ टेंशन, क्योंकि ऐसे खींचेंगे तो ये वाला पोर्शन इसका क्या हो जाएगा, टाइट। उसको हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या क्रिएट हो जाएगी, टेंशन। तो फर्दर, अब एक बार तो आपने खोल दी, उसके बाद ये यहाँ से इतना टाइट हो जाता है, इतनी टेंशन आ जाती है कि फर्दर जब आप इसको रेप्लिकेशन तो पूरे की होनी है ना, अब ऊपर से खोलना आपको इम्पॉसिबल हो जाएगा, खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो, ये खींचेगा ही नहीं। तो वो टेंशन भी हमें रिड्यूस करके रखनी है। क्यों, क्योंकि अभी तो इतनी इतनी स्ट्रैंड रेप्लिकेट हो रही हैं, तो ये स्ट्रैंड रेप्लिकेट हो गई, ये स्ट्रैंड रेप्लिकेट हो गई, बस इतना डीएनए थोड़ी करना था हमें, तो पूरा डीएनए रेप्लिकेट करना। तो ऊपर से भी पहले इतना खुल गया, फिर इतना पोर्शन खुलेगा, फिर ये खुलेगा, फिर ये खुलेगा, और जो जो रेप्लिकेट होता जा रहा है वो दोबारा से बाउंड होता चला जाएगा और ऊपर की तरफ खुलता चला जाएगा। तो ऊपर खोलना है, पर आपने इतनी इसको ऐसे खोला, इतनी टेंशन आ गई, वो आगे खुलेगा ही नहीं। तो उस टेंशन को भी हमें रिड्यूस करके रखना। उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, वी हैव दी एंजाइम्स टोपोआइसोमरेजेस। तो तीसरी कैटेगरी हमारे पास किसकी आ जाती है बेटा, टोपोआइसोमरेजेस, या इन्हीं का एक और नेम होता है, इनको हम बोलते हैं गायरेजेस। किसमें, इन प्रोकैरियोट्स। अगर आप हम तो प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे ना डीएनए रेप्लिकेशन, तो प्रोकैरियोट्स में हम टोपोआइसोमरेजेस को हम क्या बोलते हैं, गायरेजेस। लेकिन अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो हम इन एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, टोपोआइसोमरेजेस। तो इनका काम क्या होता है टोपोआइसोमरेजेस का बेटा, ये रिड्यूस करते हैं टेंशन इन द अपर पार्ट ऑफ द डीएनए, रिड्यूस tension in upper coiled part of DNA। behind replication fork। ये क्या लिख दिया मैम, यहाँ तक तो समझ आ गया था कि अपर कोइल्ड पार्ट ऑफ डीएनए में टेंशन रिड्यूस करता है बिहाइंड द रेप्लिकेशन फोक। अब ये रेप्लिकेशन फोक क्या है, देखो बेटा, ये जो डीएनए की दो हेलिक्स खुली हैं, ये ऐसे हमारे पास डीएनए है ना ऐसे, और जहाँ पे हमने इसको ऐसे खोल दिया है, ये एक हेलिक्स ये खुल गई इसकी, है ना, कौन से कलर से बना डाला। तो जब ये खुलेगा डीएनए तो कैसे खुलने वाला है बेटा, ऐसे, ये और ये। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, मतलब कि डीएनए ऐसा था और उसकी दो स्ट्रैंड्स क्या हो गई, एक्सपोज। तो किस तरह का दिखाई दे रहा है, एक तरह की फोक बन गई ना, FORK, फोक। तो फोक जैसा दिख रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोक। तो वाई शेप रेप्लिकेशन फोक बनती है। और प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि ई कोलाई के अंदर क्या होता है, हमें तो प्रोकैरियोट में पढ़नी है, उसके अंदर डीएनए कैसा है बेटा, सर्कुलर, और सर्कुलेशन में क्या बनता है, देयर इज रेप्लिकेशन बबल। चलो वो सब बाद में, पर वहाँ पे भी रेप्लिकेशन फोक बनती है, वहाँ पे तो दो बनती हैं, इतनी हमें उसमें डिटेलिंग्स में नहीं जाना है। तो ये तीन एंजाइम तो बेटा लगेंगे सिर्फ और सिर्फ हेलिक्स को खोलने में। खुल गई
खुलने के बाद फिर क्या चलेगा, अब खुल गई, बेस एक्सपोज हो गए, तो अब हमारी मेन प्रोसेस चालू हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। अभी उसको प्रोसेस को चालू नहीं करा रही हूँ, सिर्फ मैं एंजाइम के बारे में बताऊंगी। और उस प्रोसेस को करने के लिए जो सेकंड कैटेगरी ऑफ एंजाइम, ये तो ए कैटेगरी थे एंजाइम के, अब बी कैटेगरी ऑफ एंजाइम हमारे पास क्या आएंगे, उनको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेजेस। तो हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स की आ रही है बेटा, उनको हम बोलते हैं डीएनए पॉली सॉरी इसको हम लिखेंगे पॉलीमरेजेस। और उस पॉलीमरेजेस में जो पहली कैटेगरी हमारे पास आ रही है बेटा, वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस। मैं कुछ गलती नहीं कर रही हूँ लिखने में, ये ऐसे ही है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस। ये है बेसिकली हमारा एंजाइम जिसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या करवाएगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड कराता चला जाएगा और पूरा एक नया डीएनए की चेन बन जाएगी। तो पॉलीमराइजेशन और ये कौन सा एंजाइम लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन इसके आगे मैंने क्या लगाया है, डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि ये पॉलीमरेज डीएनए की स्ट्रैंड ऑलरेडी एक होनी चाहिए प्री एग्जिस्टिंग, उसी को देख देख के नई न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। तो दिस एंजाइम डिपेंड्स फॉर दी पॉलीमराइजेशन ऑन दी डीएनए। जो प्री एग्जिस्टिंग डीएनए उसको देख देख के न्यूक्लियोटाइड ऐड कराता है, उसको देख के पॉलीमराइजेशन करवाएगा। तो ये वाला डीएनए पॉलीमरेज कैसा हुआ, डीएनए पे डिपेंडेंट है ना। अगर डीएनए की मैं पेरेंटल स्ट्रैंड हटा दूं तो ये न्यूक्लियोटाइड कौन सी लगाई, कौन सी लगाऊं मैं, पहले टी वाली लगाऊं, ए वाली लगाऊं, कौन सी लगाऊं, इसे नहीं पता। तो क्या होना चाहिए, डीएनए पे डिपेंड करता है। जैसे ये फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ना कि ये पेरेंटल स्ट्रैंड होनी चाहिए, इसके बेस पेयर को देखेगा और उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर वाली न्यूक्लियोटाइड उठा के ये लाएगा और चिपकाता चला जाएगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है ये पॉलीमरेज, इस डीएनए की चेन पे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होते हैं बेटा हमारे पास, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट वी हैव 3 पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स, क्योंकि हमें तो रेप्लिकेशन पढ़ना है बेटा प्रोकैरियोट्स में। तो इन प्रोकैरियोट्स वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस। और पता है बेटा उनके नेम्स क्या क्या होते हैं, एक होता है डीएनए पोल 1, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एक टेबल बना दूंगी मैं, इंफॉर्मेशन को ऐसे लिखने की बजाय एक टेबुलेटेड फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा होता है बेटा डीएनए पॉलीमरेज 2, और थर्ड कैटेगरी बेटा हमारे पास होती है डीएनए पॉलीमरेज 3। तो हमारे पास ये 3 टाइप के पॉलीमरेज होते हैं इन प्रोकैरियोट। यूकैरियोट्स में 5 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन, इस तरह से, और एक डेल्टा। तो वो हमें पढ़ने नहीं है क्योंकि यूकैरियोट्स की रेप्लिकेशन हमारे कोर्स में नहीं है, तो इतने कॉम्प्लेक्स पॉलीमरेज की बात हम क्यों करेंगे जो फर्दर 5 टाइप्स का होता है। और प्रोकैरियोट में कितने टाइप का होता है, 3 टाइप। तो यूकैरियोट में लिखूंगी भी नहीं तो आप लोग याद करने बैठोगे और वो आपके लिए कॉम्प्लिकेसी को और बढ़ा देगा। तो बेटा डीएनए पॉलीमरेज इन केस ऑफ प्रोकैरियोट इज ऑफ 3 टाइप्स, और वो 3 टाइप मैंने लिख दी हैं। अब ये 3 टाइप की क्या क्या स्पेशलिटी है, सबसे पहले तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है ना बेटा, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसका एक और ऑल्टरनेटिव नेम होता है, इसको हम बोलते हैं कॉर्नबर्ग एंजाइम, क्योंकि ये डिस्कवर किया था बेटा, फेलोजिन का नेम था कॉर्नबर्ग, तो कॉर्नबर्ग ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉर्नबर्ग एंजाइम। और ये वाला जो है ना, इट इज़ द ट्रू हेलिकेज, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द ट्रू हेलिकेज। ये 3 एंजाइम्स हैं हमारे पास, दिस इज द 1, दिस इज द 2 एंड दिस इज द 3। तीन में से ये वाला जो है ना, दिस इज द ट्रू एंजाइम, दिस इज द ट्रू पॉलीमरेज। हेलिकेज हेलिकेज नहीं बोलना चाहिए, दिस इज द ट्रू पॉलीमरेज, या ट्रू रेप्लिकेज भी बोल सकते हो आप, ट्रू रेप्लिकेज, क्योंकि रेप्लिकेशन करवा रहा है या पॉलीमराइजेशन करवा रहा है, तो ये ट्रू वाला पॉलीमरेज है या ट्रू वाला रेप्लिकेज एंजाइम है। ये वाला मतलब हम अपनी जो पॉलीमरेज रेप्लिकेशन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे ना बेटा, हम किसको इस्तेमाल करने वाले हैं, वी विल गिव प्रेफरेंस टू दी पोल 3,
यूकैरियोट्स में सारा का सारा पॉलीमराइजेशन का काम कौन करवाएगा? डीएनए पॉलीमरेज 3। क्यों करवाएगा? क्योंकि बेटा करवा तो ये तीनों के तीनों लेंगे, पॉलीमराइजेशन का काम ये भी करवा सकता है, ये भी करवा सकता है, ये भी। तो मैंने पोल 3 को क्यों चुना? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्पीडी है, इसका रेप्लिकेशन करवाने का स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो क्या है? वर्क्स एट या रेप्लिकेट्स एट अ फास्टर स्पीड। क्या प्लस पॉइंट है इसके? इट रेप्लिकेट एट अ फास्टर स्पीड। और पता है वो स्पीड क्या है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर 2000 बेस पेयर को रेप्लिकेट करवा सकता है, इतनी स्पीड है जो और किसी की नहीं है। उसके अलावा एक और प्लस पॉइंट है, स्पीड नहीं है बेटा, ये क्या है? मिनिमम एरर प्रोड्यूस करता है। क्या करेंगे? इस जब हम पोल 3 को यूज़ करते हैं तो एरर के चांसेस बहुत कम है, लेस चांसेस ऑफ एरर। अब आप कहोगे एरर कहाँ से आ सकता है मैम? अब एरर यहाँ पे आ सकता है, देखो सी के सामने लगना जी था, गलती से उठा लाए हम ए और ब्लाइंडली लगा दिया, क्या हो गई? ब्लंडर मिस्टेक। और ऐसी मिस्टेक हो जाती है तो एक पॉइंट पे जो मिस्टेक हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। और म्यूटेशंस की वजह से क्या हो जाती हैं? डिजीजेज। पॉइंट म्यूटेशन की वजह से एक डिजीज तो हमने भी पढ़ी थी, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। क्या प्रॉब्लम हो गई थी देखो ह्यूमन बीइंग में। तो एक जगह पे भी अगर कोई मिस्टेक हो गई किसी भी बेस पेयर को या न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवाने में, तो दैट विल लीड टू द म्यूटेशन। और म्यूटेशन की वजह से क्या आ सकते हैं? बहुत सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं बॉडी में, तो हम रिस्क तो ले ही नहीं सकते। तो ये सारी की सारी प्रोसेस कैसी होनी चाहिए? एरर प्रूफ, एरर के चांसेस नहीं होने चाहिए। तो इसमें ऑलमोस्ट पोल 3 को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है बेटा? क्योंकि इन तीनों एंजाइम में से सबसे ज़्यादा लेस चांसेस ऑफ एरर इसी के पास है, मतलब एरर लेस रेप्लिकेशन करवाता है ये। तो ऑब्वियसली इसको क्या देनी चाहिए? प्रेफरेंस देनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना इनकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है बेटा? देखो ये भी जो है ना, अभी सबसे पहले तो लिख देती हूँ यहाँ पे पॉलीमराइजेशन। अब बेटा पॉलीमराइजेशन ना, मैंने क्या बताया है? पॉलीमराइजेशन ये भी करवा सकता है, ये भी करवा सकता है और ये भी करवा सकता है। और पॉलीमराइजेशन आपको अब एक चीज़ और यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, पॉलीमराइजेशन हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। क्यों होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम? अब ये समझो पहले। देखो बेटा, जब हमने एक न्यूक्लियोटाइड चेन बनाई थी, क्या होती है एक न्यूक्लियोटाइड चेन? ध्यान से सुनना। अभी यहाँ पे होती है हमारे पास शुगर, शुगर के साथ हमारे पास जुड़ा होता है फॉस्फेट। कहाँ जुड़ा होता है? एट 5 प्राइम पोजीशन। शुगर के साथ इधर फर्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ा होता है बेटा? नाइट्रोजन बेस। और इधर क्या जुड़ा होता है? शुगर के फिफ्थ कार्बन, सॉरी यहाँ पे जो थर्ड कार्बन है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है? शुगर के पास यहाँ पे होता है फ्री OH। और OH कहाँ होता है? एट दी 3 प्राइम एंड। ये क्या है? 3 प्राइम एंड। और ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम एंड। ये सिचुएशन होती है ना, ये नाइट्रोजन बेस है, ये फॉस्फेट है, और ये क्या है? 3 प्राइम पे एक OH पड़ा हुआ है। यही सारी, क्योंकि यहाँ पे जो 5 प्राइम पे OH था उसने तो फॉस्फेट ग्रुप के साथ क्या बनवा लिया? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड। अब इसके साथ जब सेकंड न्यूक्लियोटाइड ऐड होती है, कहाँ होती है? मैंने कहा था न्यू जो एडिशन होगा वो हमेशा कहाँ होगा? जहाँ फ्री फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। फ्री फंक्शनल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? एट दी 3 प्राइम एंड। तो नया जब न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा यहाँ 5 प्राइम पे होना चाहिए कि 3 प्राइम पे? 3 प्राइम पे होगा, क्योंकि फ्री फंक्शनल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है। तो जब अगली न्यूक्लियोटाइड आएगी, ये क्या है? दिस इज न्यूक्लियोटाइड 1। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगी वो होगी ऐसी, कैसी होगी? ये देखिए बेटा, ये है एक सल्फर शुगर, शुगर के साथ क्या अटैच हुआ हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? एट दी 5 प्राइम एंड। इधर क्या प्रेजेंट है? OH ग्रुप जो प्रेजेंट है एट दी 3 प्राइम एंड। इधर क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजन बेस। ये आ गई हमारे पास सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। अब फर्स्ट और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे अटैच होती है? बाय मीन्स ऑफ अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये एक बॉन्ड बन जाता है किसमें? थर्ड पोजीशन पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट था शुगर की, ये थी ना शुगर हमारे पास बेटा, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, दिस इज फिफ्थ। फिफ्थ पे तो क्या लग गया? फॉस्फेट। और ये जो थर्ड पे OH प्रेजेंट होता है ये फ्री होता है, ये कौन सा होता है? 3 प्राइम। क्योंकि हम DNA पढ़ रहे हैं, डीऑक्सीराइबोज है, तो यहाँ तो कोई OH होता ही नहीं है। यहाँ पे क्या लग गया? नाइट्रोजन बेस। यही वाली बात तो मैंने वहाँ पे लिखी है।
तो ये वाला जो OH है इसके साथ नेक्स्ट वाली न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हो जाती है। हमने सारा डिटेल में स्ट्रक्चर किया हुआ है, तो अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो बेटा रेफर टू दी वेरी फर्स्ट लेक्चर। तो ये हो गई ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ही थर्ड आके इसके साथ अटैच होती चली जाएगी। तो कहाँ पे नया जो न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है किस एंड पे हो रहा है, टूवर्ड दी 3' एंड। तो हम क्या बोलेंगे, पॉलीमरेज एंजाइम जो है कौन सी डायरेक्शन में काम कर रहा है, 5' to 3'। चेन हमारी कैसे बढ़ेगी, 5 तो ये है, ये अगला बढ़ गया 3' एंड, फिर एक और न्यूक्लियोटाइड लगेगी 3', तो इधर 5 से 3 की तरफ चेन हमारी बढ़ रही है। तो पॉलीमराइजेशन हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होता है बेटा, 5' to 3' डायरेक्शन। उसके अलावा अब एक चीज़ और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक होती है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कौन शो करता है, सिर्फ DNA पोल 1, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। अब ये किस लिए ज़रूरी है बेटा, जब हम DNA बनाते हैं ना, जब एक DNA की एग्जिस्टिंग चेन पे जब नई चेन बनती है तो वो नई चेन ना एकदम बननी शुरू नहीं हो जाती। मैंने कल भी आपको समझाया था, RNA ऐसे ही नहीं है, RNA वॉज दी फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, और आज भी हमारी सारी प्रोसेसेस RNA के चारों तरफ ही घूमती हैं। वो तो RNA में मॉडिफिकेशन हुई ज़रूरत के लिए, तो वो DNA बन गया था। तो मैंने आपको बताया था ना कि DNA की न्यू DNA स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए भी डायरेक्ट ये नहीं है DNA पॉलीमरेज आया और न्यूक्लियोटाइड ऐड करानी शुरू कर दी, नहीं। पहले क्या बनता है, DNA पॉलीमरेज को नहीं पता मुझे कैसे स्टार्ट करनी है रेप्लिकेशन, वो किसको जानता है, वो जानता है RNA को। तो सबसे पहले RNA का छोटा सा स्ट्रेच बनाया जाता है। जैसे मैंने डायरेक्ट आपको प्रोसेस दिखा दी ना यहाँ पे कि नई स्ट्रैंड बननी शुरू हो गई, नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। पहले यहाँ पे क्या बनेगा, एक छोटा सा स्ट्रेच बनेगा RNA का, ये क्या बना है, छोटा सा RNA, और उस RNA के बाद फिर DNA पॉलीमरेज समझता है अच्छा यहाँ से अब मुझे आगे पॉलीमराइजेशन करवानी है। तो वो जो RNA बनता है, इस छोटे से जो RNA बना है, इसको अलग कलर से बना लेते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज RNA प्राइमर। क्या होता है प्राइमर, RNA का एक छोटा सा फ्रेगमेंट होता है, तो वो पहले बनता है, उसके बाद ये चेन आगे इलोंगेट होती है। तो अभी प्राइमर बन गया, इस स्ट्रैंड पे भी बनेगा, इस पे भी बनेगा, लेकिन हम करवा क्या रहे हैं, DNA रेप्लिकेशन। अब उसमें RNA के छोटे छोटे टुकड़े बार बार आएंगे ना अगर हम इसको जोड़ेंगे, नहीं, लेकिन हम उनको आने नहीं देंगे। ये RNA था सिर्फ प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। जब प्रोसेस स्टार्ट हो गया, फाइनल जब DNA बनता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, उस वक्त ये RNA प्राइमर्स को निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो वो रिमूवल का काम कौन करता है, उस रिमूवल की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज नोन एज 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। मतलब इसको हम और शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ दी, और इसके साथ बेटा ब्रैकेट में लिख लीजिए कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिमूवल ऑफ प्राइमर, रिमूवल ऑफ RNA प्राइमर। क्योंकि ये प्राइमर कहाँ बनता है, वही 5 से 3' डायरेक्शन में बनेगा। तो ये जो एंजाइम है DNA पॉलीमरेज 1, ये 5' से 3' की डायरेक्शन में काटते हुए चला जाएगा। जब ये प्रोसेस मैं पढ़ाऊंगी ना, तो वहाँ इस एक्टिविटी को आपको पढ़ाऊंगी, इट विल मेक यू मोर क्लियर। उसके बाद आ जाइए तीसरी चीज़। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, नेक्स्ट आती है हमारे पास 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अगर ये अभी नहीं भी समझ में आ रही ना, डोंट टेक टेंशन, क्योंकि ये अभी हमारी पूरी प्रोसेस में आने वाला है, वहाँ समझेंगे इसको दोबारा। अब ये 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है, इस एक्टिविटी को बेटा लेमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग, कहीं पे गलती से कोई बेस पेयर गलत लग गया तो उसको हटा के उसकी जगह ओरिजिनल बेस पेयर लगाने का काम किसका होता है, वो प्रूफ रीडिंग का काम ये तीनों के तीन एंजाइम्स कर सकते हैं। तो बेटा ये एक इतना इंपॉर्टेंट टेबल है, अभी इसको बना लो, कोशिश करो समझने की। नहीं भी आ रहा, जैसे जैसे रेप्लिकेशन में और हम डीप डाइव करेंगे आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए इस टेबल को प्लीज़ बना लेना। तो DNA पॉलीमरेज 3 को हम यूज़ करेंगे फॉर दी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसका स्पीड बहुत तेज़ है और इसका एक्यूरेसी रेट सबसे ज़्यादा हाई है। और क्या स्पीड है, हमारी NCERT के अंदर लिखी हुई है, इट इज़ 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। तो ये तो हो गए बेटा पॉलीमरेजिस। अब पॉलीमरेजिस में ही बेटा एक कैटेगरी और है, ये भी B ही चल रहा है मेरे पास,
तो बी में पॉलीमरेजेस की जो कैटेगरी चल रही थी, पॉलीमरेजेस, तो एक पॉलीमरेज तो हमने क्या पढ़ लिया, एक पॉलीमरेज तो हमने पढ़ लिया डीएनए पॉलीमरेज। अब इस डीएनए पॉलीमरेज के अलावा एक और पॉलीमरेज होता है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ रिक्वायर्ड होगा, दैट इज नोन एज दी आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज क्यों चाहिए, मैंने क्या कहा था बेटा, एक छोटा सा आरएनए प्राइमर बनाना पड़ता है ना, तो आरएनए पॉलीमरेज किसके लिए चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। और क्या होता है ये आरएनए प्राइमर, इट इज़ अ शॉर्ट स्ट्रेच या शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए, अप्रोक्सीमेटली 6 से 10 बेस पेयर लॉन्ग, बस इतने बेस पेयर की एक छोटी सी आरएनए की चेन होती है, बस इतनी, 6 से 10 जितने आपसे बनते हैं उतने बनाओ, इतना तक आरएनए की चेन को हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज, या इसको इन शॉर्ट हम और इसका क्या नेम लिख देते हैं, इसको हम बोल देते हैं प्राइमेज। इस एंजाइम को हम और क्या बोल देते हैं बेटा, प्राइमेज, क्योंकि प्राइमर बना रहा है तो प्राइमेज। समझ में आ गया। तो चलो अभी इसको रहने दो, आप प्राइमेज मत लिखो अभी, रिमूवल की एक्टिविटी। तो आरएनए पॉलीमरेज, और ये आरएनए पॉलीमरेज भी कैसा है पता है, इसका पूरा नेम क्या है, इसका फुल नेम है बेटा, इट इज़ नोन एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये इसका पूरा नेम है। क्योंकि ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो आरएनए बनाएगा ना, कहाँ से देखेगा कौन सी न्यूक्लियोटाइड आएंगी, वो भी डीएनए को देख के ही बनाएगा। अभी प्रोसेस जब आगे चलेंगे आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया बेटा हमारे पास क्या, हम कहाँ से शुरू हुए थे, देखो रिक्वायरमेंट से शुरू हुए थे, हमें डीएनए चाहिए, हमें एंजाइम चाहिए, किसके लिए, हेलिक्स के लिए, हेलिक्स हमने खोल ली, 3 एंजाइम लगेंगे। फिर बी, हमें पॉलीमरेजेस चाहिए डीएनए की चेन को इलोंगेट करने के लिए, प्रूफ रीडिंग के लिए, प्राइमर हटाने के लिए, वो पॉलीमरेज पढ़ लिए। एक और टाइप का पॉलीमरेज हमारा यहाँ पे लगता है जिसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। अब हम आ जाते हैं नंबर 3, और नंबर 3 पे है ना, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने हाँ नंबर 1 पे डीएनए, नंबर 2 पे एंजाइम्स, अब नंबर 3 पे ना एक और तरीके के एंजाइम हमारे पास आ जाएंगे, और इन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज डीएनए, या नंबर 3 नहीं, एंजाइम्स ही तो लिख रहे हैं, ये आ जाएगा सी कॉलम क्या आ जाएगा, लाइगेजेस। अब लाइगेजेस क्या है बेटा, जहाँ जहाँ से स्ट्रैंड से हम प्राइमर हटाएंगे ना, आरएनए प्राइमर, वहाँ वहाँ ना एक छोटा छोटा गैप रह जाएगा चेन में, तो उस गैप को तो सील करना बहुत ज़रूरी है। तो लाइगेजेस का काम क्या होता है, टू सील दी गैप्स। तो इन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, दीज एंजाइम्स आर नोन एज डीएनए लाइगेजेस। कहीं पे भी कोई गैप रह गया तो वहाँ जाके भागा जाएगा, वहाँ पे उसकी न्यूक्लियोटाइड लगाएगा, उस गैप को सील करेगा और भाग के आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेजेस। और इसीलिए क्योंकि इनका काम है सीलिंग का, हम इनको क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज मॉलिक्यूलर ग्लू, जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे कुछ एंजाइम है जो काटने का काम करेंगे, उनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। बस उन पे हम पहुंचने ही वाले हैं बायोटेक के चैप्टर में, जिन्हें हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास हो गए टूल, मशीनरी जो हमें चाहिए। उसके बाद अब हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, हम स्टार्ट करेंगे मेन प्रोसेस, और वो मेन प्रोसेस अभी आज तो इस लेक्चर में स्टार्ट नहीं हो सकती, तो दैट वी विल स्टार्ट इन दी अनदर लेक्चर। तो आज का जो हमारा मोटिव था क्या था, कि हमें डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करना था। तो रेप्लिकेशन क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड, वो सारा हमने डिस्कस किया, किस टाइम पे होती है, क्या साइट होती है, कहाँ से स्टार्ट होगी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो सब हमने पढ़ा। उसके अलावा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें डीएनए स्ट्रैंड चाहिए, हमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम बेसिकली 3 कैटेगरी के चाहिए, हेलिक्स को खोलने वाले एंजाइम, दूसरा हेलिक्स को पॉलीमराइज करने वाले एंजाइम, और तीसरे हमारे पास आ जाते हैं हेलिक्स में कोई निक्स या गैप रह जाए तो उनको जोड़ने वाले एंजाइम्स। That's all for today. Have a good day.